बच्चों हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं एल्केन का। अब देखिए एल्केन के अंदर हमारे पास बेसिकली जितने भी ग्रुप है हमारे पास एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, बेंजीन के सारे ग्रुप, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, हमें सबकी जो बेसिकली ये चार चीजें करनी है। चार चीजें, पहला है हमारे पास प्रिपरेशन, सेकेंड है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दो टाइप है, एक फिजिकल और एक केमिकल। थर्ड है एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जन, और चौथा है टेस्ट। तो ये सारे के सारे हम लोग हर चैप्टर का करेंगे। तो इसमें आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन ये तो 11th क्लास में है, बाकी सारे ग्रुप 12th क्लास में है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें मैंने सीबीएसई के और आईएससी बोर्ड के दोनों के रिएक्शन डाल रखे। तो जितने भी बॉक्स में ये रिएक्शन डाले हैं मैंने, आप ध्यान रखिए ये आईएससी बोर्ड के लिए है, आप इसको सीबीएसई में यूज मत करना। और इसके अलावा बॉक्स के अलावा जितने भी रिएक्शन है वो सीबीएसई के हैं और स्टेट बोर्ड के हैं। तो आईएससी के ये रिएक्शंस कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो उसको मैं बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इस चीज को जरा ध्यान रखिए और मैं आपको बार बार रिमाइंड भी कराता रहूंगा। तो पहला हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन पार्ट एल्केन का। तो एल्केन में प्रिपरेशन में देखिए सबसे पहले क्या है, आपको किसी भी एल्कीन में H2 डालेंगे तो आपको एल्केन मिलेगा। किसी भी एल्काइन में आप ट्वाइस ऑफ H2 डाल दो निकल की प्रेजेंस के अंदर, तो ये भी आपको एल्केन देगा। ट्वाइस ऑफ RX प्लस ट्वाइस ऑफ Na ड्राई की प्रेजेंस में डालेंगे तो ये RR हमको एल्केन दे देगा, प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। तो आप ध्यान रखिए कि नेम रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो नेम रिएक्शन आप साथ साथ रखते जाइए। बेटर हुआ कि आप नेम रिएक्शन की एक अलग लिस्ट बना लें, तो ये आपको बहुत यूजफुल होगा। 11th में भी 12th में भी ये बहुत क्वेश्चन आते हैं बेस्ड इसके ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास में ट्वाइस ऑफ RCONA प्लस ट्वाइस ऑफ HOH इलेक्ट्रिसिटी। तो ये NaOH तो आपको NaOH दे देगा, और ये H2 बाहर निकलेगा और ये CO2 बाहर निकलेगा। तो ये आपके पास में आ गया RR प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2 भी है यहाँ पर। तो ये H2 में लिखना भूल गया, फिर लिख देता हूं मैं। तो ये आपके पास में नेक्स्ट हो गया RMGX, इसको बोलते हैं ग्रेनाड रिएजेंट। तो इसमें जब आप वाटर डालेंगे तो MgX जो होता है हमेशा OH पे अटैक करता है, तो पीछे में आपको ये वाला R और ये वाला S, तो ये आपको एल्केन मिल जाएगा, और MgX एंड OH। अब ध्यान रखिए जहां भी मैं R लिख रहा हूं, मैंने आपको बताया था नोमेनक्लेचर में से बेसिक कंसेप्ट में कि R इज एनी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल लेके कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे आप कोई भी R लगा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके पास में 6 रिएक्शन। अगेन ये 4 रिएक्शन आईएससी बोर्ड के हैं, बाकी रिएक्शन वो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के हैं। तो 6 रिएक्शन में आपके पास में ROH है, अब डाल दीजिए ट्वाइस ऑफ H है, रेड पी की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 423, तो ये आपको RH प्लस I2 प्लस H2 देगा। देखिए जब भी रेड फास्फोरस होगा और OH ग्रुप होगा कहीं पर, तो सबसे पहले मान के चलिए कि आप ये वाटर देगा ही देगा, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। दूसरा, अगर कहीं पे I 1 से ज्यादा है तो I2 बनाएगा ही बनाएगा। तो आप बाकी रिएक्शन देखें, I2 और H2 बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है RCHO प्लस 4HI रेड फास्फोरस, तो ये आपको RCH3 प्लस ट्वाइस ऑफ H2 ट्वाइस ऑफ I2 प्लस H2 दे देगा। नेक्स्ट है RCOR-, ये R और ये RH दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसमें डालेंगे जब 4HI रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये आपको RCH2R- प्लस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस H2O। ऐसे ही आपके पास में RCOH में जब 6HI डालेंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये आपको RCH3 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O देगा। नेक्स्ट आपके पास 10th रिएक्शन है RCOONA प्लस NaOH। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये हमेशा ही Na2CO3 बनाएगा, ध्यान रखना। और ये R जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ H चला जाएगा, तो मिलके एल्केन बन जाएगा। इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये आपको देगा RH प्लस Na2CO3। इस रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूवल होता है, कार्बो मतलब कार्बन। तो देखो इसमें एक कार्बन निकल गया, तो रिएक्शन का नाम हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। 11th रिएक्शन है RX, इसमें ट्वाइस ऑफ H डाल दीजिए ZnX2 की प्रेजेंस में। अगर आप यहाँ पे HCl लेते तो यहाँ Cl डाल दीजिए, यहाँ पे Br लेते तो Br डाल दीजिए।
और आपको CH Cl और Br ही लेना है इसकी जगह, फ्लोरीन आयोडीन अवॉइड करना। वो रीजन क्या है मैं आगे आगे बताता हूं आपको। तो RH plus twice of H in the presence of ZnCl2 gives you RH plus HX। इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो इसको आप RH plus H2 इन द निकल प्रेजेंस, तो RH plus HX इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों ही रिडक्शन के रिएक्शन है। अब आप देखिए इसमें हर एक के अंदर आपको एल्केन मिल रहा है, एल्केन एल्केन एल्केन, ये सारे एल्केन है जितने भी। तो आपको अलग अलग तरीके से एल्केन बनाना है। तो ये आपके कोर्स में रिएक्शंस है। अब ये सारे एल्केन जो ये कंसेप्ट है आपका, तो आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो आपको रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे पहला यहां पर एल्कीन है, अब एल्कीन में इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन कुछ भी हो सकता है। ऐसे एल्काइन में इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से कहीं भी आर हो तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसका आपको एक एक एग्जांपल ले लेता हूं इस तरफ, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मैं अगर एक लेता हूं तो आप उस ग्रुप का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया इथीन प्लस H2 गिव्स यू इथेन, तो यहाँ पे प्रोपीन प्लस H2 प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटीन प्लस H2 ब्यूटेन भी हो सकता है। तो वो कंसेप्ट आपको यहां से मिलेगा कि एल्कीन प्लस H2 हमेशा एल्केन ही देगा। आपने इथाइन में ट्वाइस ऑफ H2 डाला है तो वो आपको इथेन मिल गया। यहाँ पे ये 2H इस तरफ आ गया, 2H इस तरफ आ गया, तो बॉन्ड टूटता चला गया। ऐसे ही आपके पास में CH3Cls पे ट्वाइस ऑफ Na डाल दीजिए तो RR ये आपको CH3 दे देगा बेसिकली। सो दिस CH3 पार्ट इज योर एल्केन। सो बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर RR, तो दिस इज बेसिकली CH3 एंड CH3। तो इससे आपको फिर एल्केन दे दिया है, तो दैट इज योर इथेन। अब इसके अंदर आप देखिए नेक्स्ट है CH3COONA। तो CH3CONA जो है आपको ये आपको NaOH देगा, और ये वाला CO2 है हमेशा COO बन के निकल जाएगा। इसमें एक H2 भी आएगा साथ साथ प्लस H2। तो ये वाला H तो आपका H2 बन जाएगा, ये वाला CO2 आपका CO2 बन जाएगा ट्वाइस, और NaOH बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में CH3MgX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत जगह यूज होगा आपको। तो कोई भी RMgX जब भी होगा तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। अब इसमें R की जगह आपको मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रहेगा ये RMgX ग्रिग्नार्ड रहेगा। अब ये MgX का टेंडेंसी होता है कि OH पे अटैक करेगा हमेशा जा करके। तो बचेगा आपके पास में CH3 और ये वाला है, तो ये आपको CH4 दे देगा, CH3H पीछे लिख दिया मैंने इकट्ठा CH4, और MgX के साथ OH जाएगा तो MgX से OH बाहर निकल गया। ऐसे आप लिखेंगे। अब ये चार रिएक्शन ISC बोर्ड के हैं, इसको CBSE में स्टेट बोर्ड में यूज नहीं कर रहा। तो अब देखिए मिथाइल अल्कोहल है, इसमें हमने ट्वाइस ऑफ H डाला तो इसने मीथेन दे दिया। अगर आप इथाइल अल्कोहल लेते तो इथेन देता, प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपेन देता, ब्यूटाइल अल्कोहल से ब्यूटेन देता। ऐसे ये इथेनॉल है, इथेनॉल में डाला आपने 4HI तो इथेन दे दिया इसने आपको। और यहाँ पे 4I2 है, 4I है तो ये 2I2 बना लेगा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो ये एक वाटर बना देगा। तो इसी तरीके से ये इथेनॉल से होगा इथेन, प्रोपेनॉल से प्रोपेन, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेन, पेंटेनॉल से पेंटेन, हेक्सेनॉल से हेक्सेन। इस तरीके से रिएक्शन चलता चला जाएगा। तो आप अगर कंसेप्ट याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कीटोन ग्रुप है आपके पास में, कीटोन में भी आपको 4HI डालेंगे तो CH3 ये वाला जो पोर्शन है आपका ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको देगा CH3 CH2 CH3, बाकी दोनों सेम रहेंगे प्लस I2 प्लस H2O। अब ये प्रोपेनॉन के साथ बनेगा प्रोपेन, ब्यूटेनॉन के साथ बनेगा ब्यूटेन, पेंटेनॉन के साथ बनेगा पेंटेन, हेक्सेनॉन के साथ बनेगा हेक्सेन। इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब ये आपके पास हो गया इथेनोइक एसिड, इसमें अगर 6HI डालेंगे तो ये आपके पास में 4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेके ट्वाइस ऑफ H2 दे देगा, क्योंकि 6I है तो ये थ्राइस ऑफ I2 बना देगा। बाकी आपको ये C जो है वो अपने 3 हाइड्रोजन लेके ये इथेन बना देगा। सो इथेनोइक एसिड से इथेन, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेन, ब्यूटेनोइक एसिड से ब्यूटेन, पेंटेनोइक एसिड से पेंटेन, हेक्सेनोइक एसिड से हेक्सेन। ये इस तरीके से चलता चला जाएगा।
यहाँ पे आपने CH3 लिखा है, तो मैंने बताया था एस्टर की नेमिंग में जो भी है रखता हूँ पहले आता है, तो इसका नाम हो गया सोडियम इथेनॉइड। तो सोडियम इथेनॉइड में जब आप NaOH डालेंगे तो ये COONA एंड ONA इकट्ठा होकर के Na2CO3 बना लेगा, और ये CH3H के साथ जुड़ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये आपको CH कोड दे देगा। यहाँ पे अगेन अल्कोहल मिल गया। यहाँ पे CH3CO ने लिया तो आपको मीथेन मिला है, डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन कम हो गया। अगर यहाँ पर आप लेंगे सोडियम प्रोपेनॉइड तो इथेन मिल जाएगा, सोडियम ब्यूटेनॉइड लेंगे तो प्रोपेन मिल जाएगा। इससे मतलब एक कम कार्बन वाला एल्केन मिलेगा आपको। अब ये आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, इसमें डालेंगे 2H, तो एक H तो Cl के साथ चला जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, तो ये आपको CH4 प्लस HCl दे देगा। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, जो मैंने आपको बताया था पीछे है रिडक्शन। इसके साथ हम और भी लिख सकते हैं, CH3Cl में H2 ना डाल के 2H ना डाल के H2 डाल सकते हैं, तो निकल भी हो सकता है यहाँ पर। तो H2 के लिए निकल यूज करते हैं तो CH4 प्लस HCl देगा। तो ये आपकी एल्केन की प्रिपरेशन होगी। अगेन देखिए, आप कंसेप्ट को याद रखिए, इस कंसेप्ट के हिसाब से कंसेप्ट याद रखेंगे तो R की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, पेंटाइल, और ये आपको याद रखेंगे तो ये इजी होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन पार्ट में मैंने आपको एक स्पेसिफिक दे दिया है। अब आप क्या करना कि जहां पे मैंने एल्कीन लिया है, इसको 2 का एग्जांपल लिया है, 3 और 4 का आपको ट्राई कर लेना घर पे। जहां पे मैंने 2 कार्बन लिया वहां पर 3 कार्बन लेके 4 कार्बन लेके आप ट्राई करते रहो इसको। और बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में आप देखेंगे कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो आप किसी भी एल्केन को जब आप H2 से रिएक्ट करते हैं तो आपको एल्काइल हैलाइड प्लस HX देगा। यहाँ पे H2 आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो जनरली जब भी हम हेलोजन यूज करेंगे तो हमें ध्यान देना कि या तो हम क्लोरीन यूज करें या ब्रोमीन यूज करें। उसका रीजन है, देखिए कि पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, मीथेन में अगर आपने फ्लोरीन डाला तो ये एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो अगर हमें फ्लोरीन का कंपाउंड बनाना है, मिथाइल फ्लोराइड बनाना है सपोज, तो बहुत सारी कंडीशंस लग जाती हैं तब जाके बनता है वो। तो इन जनरल रिएक्शन आप हमेशा फ्लोरीन को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। तो रिएक्शन में फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरीनेशन। ऐसे जब आयोडीन लेंगे तो आयोडीन का रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, कुछ देर बाद ये वापस उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आयोडीनेशन बोलते हैं इसको। तो ये दोनों को आप जनरली अवॉइड कीजिए जब भी आपको H2 यूज करना हो आपको कार्बन कंपाउंड के अंदर, तो आप क्लोरीन या ब्रोमीन ही लीजिए। अब आप लेते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन को किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल रिएक्शन होता है इसका। तो ये एक H निकालेगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको, और ये CH3Br प्लस SBr देगा। रिएक्शन को बोलते हैं ब्रोमिनेशन, और ये सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे आप क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन को ध्यान रखिए हमेशा आपको यूवी लाइट ये जरूर चाहिए, बिना यूवी लाइट के रिएक्शन होता नहीं है। तो जब भी आप क्लोरीन लेंगे तो यूवी लाइट आप साथ साथ डालते रहिए। तो ये आपको एक H निकाल देगा और एक H से निकल जाएगा, रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरीनेशन। ऐसे ही आप इसके अंदर भी क्लोरीन डालते जाइए, तो जब तक H रहेगा क्लोरीन एक के बाद एक निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पे CH3Cl2 में Cl में आपने फिर क्लोरीन डाला है, तो एक Cl और HCl और निकल गया, तो CH2Cl प्लस HCl बन गया। ऐसे में इसमें आप Cl2 डाल दो एक और, तो ये CHCl3 एक HCl और निकल गया। फिर इसमें डाल दीजिए CHCl3 में Cl2, तो CCl4 प्लस HCl निकल गया। अब यहाँ पे कोई H नहीं है तो आगे रिएक्शन नहीं होगा। ऐसे आप इसमें इथेन में करेंगे तब भी सेम होगा, प्रोपेन में करेंगे तब भी सेम होगा। तो एक एक करके H निकलता चला जाएगा। तो इसको हम एज ए ग्रुप तो बोलते हैं हेलोजिनेशन, लेकिन फ्लोरीन डालेंगे तो फ्लोरिनेशन, आयोडीन डालेंगे तो आयोडीनेशन, ब्रोमीन डालेंगे ब्रोमिनेशन, क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरीनेशन। तो इस तरीके से रिएक्शन चल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में एल्केन में, अगर आप HNO3 डालते हैं तो नाइट्रेशन बोलते हैं उस रिएक्शन को। तो ये हमेशा नाइट्रो एल्केन देता है, वाटर देगा हमेशा। तो अब पहला रिएक्शन देखते हैं, ये CH3H यानी कि ये CH4 है बेसिकली, मैंने आपको समझाने के लिए H को अलग लिख दिया है। तो ये CH4 है, तो ये वाला एक H इसका, और मैंने HNO3 को ब्रेक करके लिख दिया है HONO2 के अंदर, ये HNO3 ही है बेसिकली। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपको वाटर बना देंगे, तो आपके पास बच जाएगा CH3NO2, तो ये हो जाएगा CH3NO2 प्लस H2O, इसका नाम हो गया नाइट्रोमीथेन। ऐसे आप नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोपेंटेन आप बना सकते हैं जितने भी। नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा कि एल्केन में H2SO4 डालेंगे तो एल्केन सल्फोनिक एसिड दे देगा आपको वाटर के साथ में।
ऐसे मैंने H2SO4 को ब्रेक कर लिया है। अब इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सल्फोनेशन होता है वो 6 कार्बन प्लस के बाद ही होता है, उससे पहले सल्फोनेशन नहीं होता है। मतलब आप इथेन इथेन प्रोपेन में करेंगे तो नहीं होता है, ये 6 के बाद ही होता है। उससे पहले करोगे तो आपको बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ जाएंगी, वो एक्सेप्शन जो आते हैं कोर्स में भी नहीं है। तो आपके कोर्स में 6 प्लस है तो आप 6 प्लस पे ध्यान रखिए कि ये 6 के बाद ही होगा। तो यहाँ पे मैं हेक्सेन ले रहा हूँ, तो हेक्सेन में C6H14 नहीं है, लेकिन मैंने इसको C6H13 और एक H को बाहर निकाल दिया आपको समझाने के लिए। ऐसे मैंने H2SO4 को ब्रेक कर दिया है HOSO3H के अंदर। तो वही कंसेप्ट वही है कि एसिड प्लस एल्केन वाटर देता है हमेशा, तो ये आपका वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, और इसमें आप वाटर डाल दीजिए, ये वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है वो वाटर बन के बाहर निकल गया है। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि जो स्ट्रेट चेन होती है उसमें ब्रांचेस बन जाती है, और जितनी पॉसिबल ब्रांचेज होगी वो सारी की सारी बन जाएंगी। जैसे मैं 4 कार्बन का ब्रांच ब्यूटेन लेता हूं, अगर आप कोई AlCl3 और HCl डालेंगे इसके अंदर दोनों, तो ये एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आपके पास पेंटेन होंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी उसके अंदर, 1 की और 2 की, तो आप वहां पे 1 और 2 बना सकते हैं। ऐसे इस तरीके से हेक्सेन में जो पॉसिबिलिटीज होती है वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में एरोमेटाइजेशन। ये क्या होता है कि स्ट्रेट चेन को बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करता है। तो ये स्ट्रेट चेन बेसिकली हेक्सेन के लिए, कि मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया, तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो हेक्सेन ही है। अब इसमें आप Cr2O3 Al2O3 डालेंगे तो ये 6 वाला हमेशा बेंजीन बनेगा, 4H2 बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिए 6 वाला बेंजीन ही बनेगा। सपोज अगर आप 7 कार्बन लेते हैं तो ये आपने हेप्टेन लिया, तो 6 बेंजीन बनेगा, बाकी जो भी कार्बन होगा वो एज इट इज पे लग जाएगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन का बेंजीन बन गया, एक ऊपर CH3 बच गया तो ये टॉनिक बन गया। सपोज यहाँ पे एक कार्बन और होता, यानी कि हेप्टेन होता, तो 6 कार्बन का बेंजीन बनता और ये इथाइल बेंजीन बन जाता। ऐसे ही कार्बन बढ़ता जाएगा तो 6 वाला बेंजीन बनेगा, इसके ऊपर जो भी ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, मिथाइल है तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल है ऊपर एक्स्ट्रा तो इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल बेंजीन। 6 बेंजीन और बाकी एज इट इज। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। इसको पायरोलिसिस भी बोलते हैं, इसको क्रैकिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एल्केन ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, आपको ध्यान रखना है। तो हाई टेम्परेचर पे कार्बन ब्रेक होकर के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स देता है। फॉर एग्जांपल अगर ट्वाइस ऑफ आप प्रोपेन लेते हैं और 870 केल्विन डालते हैं, तो इसमें एक प्रोपीन मिलेगा आपको, एक इथीन मिलेगा, एक मीथेन मिलेगा, एक H2 मिलेगा। मतलब आपको कंपाउंड को ब्रेक करना है। कंपाउंड आप कोई भी ले सकते हैं, ध्यान रखना कि उसके अंदर अगर आप एल्केन लेते हैं तो एल्कीन बना दीजिए, आप मिक्सचर एल्कीन बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, और H2 आपको ब्रेक करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहां पर और यहां पर सेम रहना चाहिए। ब्रेकअप के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी आप कोई भी ले लीजिए। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल मिलेंगे ब्रेकिंग के। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको ब्रेक कर दिए, जो भी एल्केन है उसको ब्रेक कर दीजिए एल्कीन में और छोटे एल्केन में और H2 के अंदर, और ध्यान रखना है कि सब हाई टेम्परेचर पे होगा। एक और एग्जांपल है, सपोज ये इथेन है आपके पास में, थ्राइस लिया 770 केल्विन पे, एक आपको इथीन देगा, एक मीथेन देगा, एक H2 देगा। तो आप देख रहे हैं कि एक एल्कीन बन रहा है, एक एल्केन बन रहा है और H2 बन रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको पहले शायद बताया है कि ऑक्सीडेशन 3 टाइप का होता है हमारे पास, एक कंप्लीट होता है, एक कंट्रोल होता है, एक कैटालिटिक होता है। तो जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उसमें हमेशा एल्केन, बेसिकली कोई भी कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड, यहाँ पे इथीन भी हो सकता है, इथाइन भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। कहने का पर्पज ये कि कोई भी कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड जब भी ऑक्सीडेशन कंप्लीट में जाएगा तो CO2 वाटर ही देगा। अभी चूंकि हम एल्केन टॉपिक कर रहे हैं तो हम एल्केन का एग्जांपल लेते हैं। तो मीथेन में आपने O2 डाला तो CO2 प्लस वाटर डाल दिया, ऐसे आप इथेन में डालेंगे तब भी CO2 वाटर मिलेगा, लेकिन वहां पे दो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऐसे 3 में डालेंगे तो CO2 प्लस वाटर मिलेगा, लेकिन वहां पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन इस तरह। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन जितना भी होगा उतने CO2 एंड उसके बाद में वाटर और आपको मिलता चला जाएगा विद एनर्जी। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल बेसिकली होता है इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देनी है तो रिएक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा।
तो जैसे ट्वाइस ऑफ CH4 में थ्राइस ऑफ O2 डाला तो आपको ट्वाइस ऑफ CO प्लस 4H2 दे दिया इसने। तो ये आपके पास में कंट्रोल्ड के रिएक्शन है। नेक्स्ट है कैटालिटिक। कैटालिटिक में क्या होता है, ये कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है। कैटालिस्ट आप डालेंगे तो वो रिएक्शन जो है वो अलग प्रोडक्ट देगा। तो जैसे आपने एग्जांपल लिया CH4 में हाफ O2 डाला, लेकिन कॉपर लिया है आपने 473 पे, तो मीथेन है आपको मिथाइल अल्कोहल देगा, इथेन आपको इथाइल अल्कोहल देगा। इस तरीके से आप ये कंपाउंड को, तो आप कंसेप्ट याद रखिए, तो आपको रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे मीथेन प्लस O2 है, इसमें आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड डाल दीजिए 543 केल्विन पे, तो ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड देगा। अब 2 कार्बन लेंगे तो यहाँ पे एसिटाइल्डिहाइड मिल जाएगा प्लस वाटर। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को याद रखेंगे। देखिए ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सिस्टमेटिक है। आप इसको अगर एक के बाद सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो ये बड़ा इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और खास करके नीट के बच्चों के लिए, मेडिकल के बच्चे जो एस्पायरेंट है उनके लिए स्पेशल बता दूं मैं आपको कि आपके जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं, एंजाइम, हार्मोन, मेडिसिन वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही जनरली ड्राइव होते हैं। तो अगर मेडिकल के स्टूडेंट जितने भी हैं वो ध्यान रखिए, कॉलेज में भी आपको जाकर के पूरे जब तक आप मेडिसिन पढ़ेंगे सारी जिंदगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे आपको कभी ना कभी यूज होते रहेंगे। नई नई मेडिसिन आती है, नए नए मॉलिक्यूल्स आते हैं, लेकिन नेमिंग और बेसिक कंसेप्ट और रिएक्शंस कभी चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया एल्केन के ऊपर। और बच्चों जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा, प्रिपरेशन हम कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कर चुके हैं, अब आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए बेसिकली जो ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ये आपको पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा। ठीक है, आपके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं और आपके जितने सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन हैं, इन सब में यही कंसेप्ट लगेगा। यही कंसेप्ट एल्कीन के लिए है, यही एल्काइन के लिए है, यही एल्कोहल के लिए है, यही एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोन, सबके लिए यही कंसेप्ट चलेगा। तो आप इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए तो आपके हजारों क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। लाइनें सिर्फ 4 है, लेकिन 4-5 लाइन में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। तो पहला कंसेप्ट आता है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इसमें कैसे यूज करना है इसको। पहला जो लाइन है इसको बड़े ध्यान से सुनिए हर एक को। हायर द मोलिकुलर मास हायर इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको किसी भी 2 कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालना, तो सबसे पहले आप उसका मोलिकुलर मास निकाल लीजिए। जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पूरी ऑर्गेनिक के लिए हो गया। चाहे आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्केन, किसी का भी कंपैरिजन कर लो आपस में। तो सपोज आपको 4-5 दिए कंपाउंड, सबका मोलिकुलर मास निकालो, जिसका ज्यादा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका ही ज्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ हम एल्केन का कर रहे हैं तो हम एल्केन पे स्टिक करते हैं दोबारा, लेकिन ये कंसेप्ट पूरी ऑर्गेनिक के लिए अप्लाई करता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए मीथेन का कम होगा, इथेन का ज्यादा होगा, प्रोपेन का उससे ज्यादा होगा, ब्यूटेन का उससे ज्यादा, पेंटेन इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट ये हो गया। ऐसे आप इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, कार्बन बढ़ता जा रहा है, मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बढ़ता जाएगा। इथेनॉइक, मिथेनॉइक, प्रोपेनॉइक, ब्यूटानॉइक, पेंटानॉइक, आप कोई भी एसिड लीजिए, सबका मोलिकुलर कार्बन बढ़ता जाएगा, मोलिकुलर बढ़ता है। तो किसी भी ग्रुप पे ये कंसेप्ट आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको हर एक का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखिए, मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, जिसका ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, खत्म बात। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका पूरी ऑर्गेनिक में चलेगा। तो इस कंसेप्ट का ध्यान रखिए। सेकंड कंसेप्ट क्या आता है, एज द ब्रांच ऑन कार्बन इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, magnitude of van der Waal force of attraction decreases, hence melting and boiling point decreases। जैसे ही आपकी ब्रांच बनती जाएगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा, क्योंकि van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो सरफेस कम हो जाएगी, van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अब आपको देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं C5H12 का। इसका स्ट्रेट चेन है, सबसे ज्यादा होगा। एक ब्रांच बनी है उससे कम होगा, 2 ब्रांच बनी है उससे कम हो गया। ऐसे आप 6 कार्बन का एग्जांपल ले सकते हैं, 7 कार्बन का एग्जांपल ले सकते हैं, 8 कार्बन का, कोई भी कार्बन लीजिए, किसी भी ग्रुप में लीजिए, जहां ब्रांच बढ़ती चली जाती है सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ही होगा। तो ये आपका हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन जो होता है
उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि इवन नंबर का ज्यादा होता है। ये पैकिंग की वजह से होता है कि किसी मॉलिक्यूल का क्रिस्टल में पैकिंग कैसा है। तो इवन नंबर का जो पैकिंग होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पैकिंग अच्छी पैकिंग होती है, तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऑड नंबर का कम हो जाता है। नेक्स्ट है इन सिमिलर मास OH containing group has higher melting and boiling point due to hydrogen bond। अब आपके पास कोई भी दो मॉलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, अप्रोक्सीमेट मतलब एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रोक्सीमेट, लेकिन एक ग्रुप में आपका OH लगा हुआ है और एक ग्रुप में आपका कुछ और लगा हुआ है, तो OH मॉलिक्यूल वाले का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही ज्यादा होता है, क्योंकि OH ग्रुप स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उस स्ट्रॉन्गनेस की वजह से आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है कि दो मॉलिक्यूल है जिसका सिमिलर मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन एक में OH ग्रुप है, तो OH वाले का हमेशा सबसे ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप क्या हो गया कंसेप्ट, इन सिमिलर मॉलिक्यूलर मास OH containing group has a higher melting and boiling point due to hydrogen bond। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सोल्युबिलिटी का। सोल्युबिलिटी का बेटा आप एक ही कंसेप्ट ध्यान रखिए कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीजें एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अगर आयोनिक है तो आयोनिक आयनिक को भी डिसॉल्व कर लेगा, पोलर को भी डिसॉल्व कर लेगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज होता है, ठीक है। पोलर में कम होता है, आयनिक में ज्यादा होता है, लेकिन है चार्ज, तो चार्ज स्पीसीज को डिसॉल्व कर लेगी। तो हमारा स्टेटमेंट क्या आता है, आयनिक डिसॉल्व्स आयनिक एंड पोलर, उल्टा भी हो सकता है वाइस वर्सा कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर एंड आयनिक, ये स्टेटमेंट इसका भी ये भी आ गया। तो आयनिक डिसॉल्व्स आयनिक एंड पोलर डिसॉल्व्स पोलर एंड आयनिक, वाइस वर्सा इसमें हो गया। सेकंड हो गया कोवालेंट होगा तो कोवालेंट को ही डिसॉल्व करेगा, कोई भी कंपाउंड है जो आयनिक है वो कोवालेंट को डिसॉल्व नहीं करेगा, कोवालेंट आयनिक को डिसॉल्व नहीं करेगा। तो ये एक कंसेप्ट है। सपोज आपके पास में NaCl है और आपके पास में सपोज पेट्रोल है, पेट्रोल आपका कोवलेंट है, NaCl जो नमक है वो आपका आयनिक है। अब आयनिक को आप डाल दीजिए ऑयल के अंदर, तो ऑयल में तो कोवलेंट डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन आयनिक नहीं होगा, तो नमक वैसा का वैसे पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का, ये सारा जो मेरा बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल है, तो मेरे बॉन्डिंग चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीजें और डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट है नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, कोई भी कंपाउंड जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को ही डिसॉल्व करेगा, ना उसमें आयनिक डिसॉल्व होगा ना कोई और कंपाउंड डिसॉल्व होगा। तो इस कंसेप्ट से आप देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है एल्केन्स जो होते हैं नॉन पोलर भी होते हैं और कोवलेंट भी होते हैं, तो ये कोवलेंट सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाएगा और नॉन पोलर में भी डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी का यही कंसेप्ट पूरी ऑर्गेनिक में चलेगा, तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो यह स्टेटमेंट लिख दिया, एनी कंपाउंड विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर विल बी डिसॉल्व इन वाटर। कोई भी कंपाउंड वाटर में कब डिसॉल्व होगा, जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। कोई भी चीज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी तो वाटर में डिसॉल्व हो ही जाएगी, जो नहीं बना पाएगी वो नहीं डिसॉल्व होगी। जैसे आप ऑयल को वाटर में डाल दीजिए, अब ऑयल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है, NaCl है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए स्टेट में, कोई भी चीज वाटर में तभी डिसॉल्व होती है जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ये आप मेरे बॉन्डिंग चैप्टर में जाएंगे तो बॉन्डिंग चैप्टर के उसमें लेक्चर में सारा का सारा मिला हुआ है। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चंस को मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है एप्लीकेशन, जिसे हम कन्वर्जन बोलते हैं। तो कन्वर्जन में आप देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ रोड मैप्स बना के दूंगा, जितने भी ना रोड मैप्स, इसको RM से रिप्रेजेंट करते हैं, RM 1 2 3 इस तरीके से मैं रोड मैप बनाऊंगा। तो आप रोड मैप को एक पेज के ऊपर अलग से लिख लीजिए। जब ये आपका एल्काइन टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो सारे रोड मैप मैं आपको इकट्ठे भी लिख के दूंगा। आपको जो मेरा जो एल्केन एल्काइन जब खत्म होगा तो इसकी इकट्ठी कन्वर्जेंस और रोड मैप में आपको इकट्ठा बना के एक चार्ट भी दे दूंगा, उसको आप नोट भी कर सकते हो। अब देखिए इसमें पहला हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो ये है
कि हमें किसी भी एल्केन को डबल करना है। और डबल करने में देखो हमारे पास क्या क्या होता है, मीथेन टू इथेन, इथेन टू ब्यूटेन, प्रोपेन टू हेक्सेन, ब्यूटेन टू ऑक्टेन, पेंटेन टू डेकेन, इस तरीके से डबल कर रहा है। तो मैं आपको एक एक दो एग्जांपल लूंगा उसका, बाकी आप प्रैक्टिस में चाहे तो मैं 2 कार्बन का एग्जांपल लेता हूं, 3 कार्बन 4 कार्बन से प्रैक्टिस में आप घर पे कर सकते हैं। तो पहला हमारा रोड मैप क्या आता है, जो कि रोड मैप कौन है किसी भी एल्केन को डबल करने के लिए। सबसे पहले आप वो एल्केन लीजिए जो हमने प्रिपरेशन प्रॉपर्टी में किया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टीज में से आता है। एल्केन में आप X2 डालिए तो ये आपको RX और HX दे देगा, एल्का हैलाइड प्लस HX दे देगा। सेकंड स्टेप में क्या कीजिए, आप इस RX को ट्वाइस कर दीजिए, जो हमने वुड्स रिएक्शन किया था पीछे, तो ट्वाइस ऑफ RX इसमें डालेंगे, ट्वाइस ऑफ एन के हिसाब से, तो RR आपको ये डबल मिल जाएगा एल्केन। तो ये किसी भी एल्केन को डबल करने का फार्मूला है। अब इस फार्मूले को यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मीथेन टू इथेन और इथेन टू ब्यूटेन। अब नेक्स्ट रोड मैप आता है हमारा नंबर 2। अब आप ये सारे ग्रुप है, इन सब ग्रुप को आपको डबल करना है। अब आप कैसे डबल करेंगे, कि डबल करने का मेन तरीका तो आपके पास ये है, एल्केन प्लस X2 RX प्लस दिस ट्वाइस ऑफ RX प्लस ट्वाइस ऑफ NA गिव्स यू RR प्लस ट्वाइस ऑफ NA। तो ये 2 स्टेप तो आपको डबल करने का है ही है। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, अगर आप एल्कीन को डबल करना चाहते हैं, यानी कि आप इथीन को ब्यूटेन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले एल्कीन से आप एल्केन बना लीजिए, फिर बाकी 2 स्टेप आपके सेम है। ऐसे ही आप किसी भी एल्काइन को करना चाहते हैं तो उसमें पहले ट्वाइस ऑफ H2 निकल के प्रेजेंस में डालेंगे, वो एल्केन बन जाएगा, बाकी 2 स्टेप सेम है। अब किसी भी एल्डिहाइड को डबल करना चाहते हैं एल्केन के अंदर, तो 4HI रेड भी डाल के आपको एल्केन बनाना पड़ेगा, फिर बाकी 2 स्टेप सेम है। ऐसे ही कीटोन में 4HI रेड फास्फोरस डालेंगे तो एल्केन बन जाएगा, इसको फिर डबल करने के लिए 2 स्टेप सेम है। ऐसे ही अल्कोहल में ट्वाइस ऑफ HI डालेंगे, एल्केन बन जाएगा, फिर 2 स्टेप सेम है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक में आप डालेंगे तो ये एल्केन बन जाएगा, फिर 2 स्टेप सेम है। अब इस पर क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, कि आपको इथीन से ब्यूटेन बनाना है, तो आप पहले इथीन से एल्केन बनाइए, उसको डबल कर दीजिए। ऐसे आपको आता है इथाइन टू ब्यूटेन, तो इथाइन से पहले आप इसको डबल, ये एल्केन बना लीजिए, इथेन बना लीजिए, फिर डबल कर दीजिए। ऐसे आपका इथेनल एल्डिहाइड आता है, तो एल्डिहाइड में आप 4HI डाल के इसको एल्केन वालों फिर डबल कर दो, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ऐसे आपका कीटोन का है, तो कीटोन को आप पहले एल्केन बना लीजिए, फिर डबल कर दीजिए, तो आपका प्रोपेनॉन टू हेक्सेन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें 6HI डाल के आप एल्केन बना लीजिए, तो इथेनोइक एसिड से ब्यूटेन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आपका अल्कोहल है, अल्कोहल में ट्वाइस ऑफ HI डालिए, तो आप उसको फिर वापस डबल कर सकते हैं, तो इथाइल अल्कोहल टू ब्यूटेन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इथीन टू ब्यूटेन बन रहा है आपका, तो यहाँ प्रोपेन टू हेक्सेन भी बन सकता है, ब्यूटेन टू ऑक्टेन भी बन सकता है। ऐसे आपका प्रोपाइन की जगह यहाँ पे हेक्सेन बन सकता है, ब्यूटेन की जगह ऑक्टेन बन सकता है। ऐसे इथेनॉल से ब्यूटेन बनाया तो आपका प्रोपेनॉल से हेक्सेन बन जाएगा, ब्यूटेनॉल से ऑक्टेन बन जाएगा। ऐसे प्रोपेनॉल से हेक्सेन बनाया तो ब्यूटेनॉल से आपका जो है ऑक्टेन बन जाएगा। इथेनोइक एसिड से ब्यूटेन बनाए तो प्रोपेनोइक एसिड से आपको हेक्सेन बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड से आपका ऑक्टेन बन जाएगा। ऐसे इथाइल अल्कोहल से ब्यूटेन बनाया आपसे तो प्रोपाइल अल्कोहल से भी आपको हेक्सेन मिल जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल से आपको ऑक्टेन मिल जाएगा। अब मैं एक एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन आप इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मैं अगर 2 कार्बन का ले रहा हूं तो आप 3 कार्बन 4 कार्बन से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सिस्टमेटिक है, तो आपको इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक को, कि ये बहुत टफेस्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि ये सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन ये बहुत सिस्टमेटिक है और आप बहुत ही ढंग से इसको पढ़ाना पड़ता है। तो आप इसको सीक्वेंस को याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं, अब इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। तो मैं जब इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा तो ये सारे के सारे कंसेप्ट में क्वेश्चंस में इंक्लूड करके आपको एक चार्ट अलग से बना दूंगा।